नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश एक बार पुनः सूर्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे, डीपीएसपी को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट क्या था हमारा समाजवाद, दूसरा क्या था गांधीवाद और तीसरा हमारा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत जो था इसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद आते हैं आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। जैसा कि डीपीएसपी में आपको पता है 36 से 51 तक है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, जनता को लाभ पहुंचाना। मतलब जनता के लिए ये बनाया गया था कि जनता इसका मूल्यांकन करेगी और मूल्यांकन करने के बाद जो है वो बताएगी कि क्या है लोक कल्याणकारी। ठीक है, इसीलिए इसमें डीपीएसपी में लोक कल्याणकारी शब्द को जोड़ा गया था। उसके साथ हम आते हैं अपने अनुच्छेदों पे चलते हैं। अनुच्छेद क्या हमारे कहते हैं और इसमें क्या क्या अनुच्छेद। उदार बौद्धिक, उदार मतलब आपको उदार सबसे पता ही होगा कि जो हम्बल हो, जो बहुत ही ज़्यादा सरल हो, सरलता से आप उसको क्या करें एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इसमें अनुच्छेद हमने लिए हैं हमारे उदार। क्योंकि आप जानते रहे संविधान में इसको 3 पार्टों में नहीं बांटा गया। आपकी सरलता के लिए, आपको समझने के उद्देश्य से हमने इसको 3 पार्टों में क्या किया है, बांट दिया है। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। उदार बौद्धिक सिद्धांत में हमारा आता है कौन सा अनुच्छेद, 44 आता है, 45 आता है, 48 या 48 का ये क्लॉज 2 है, 48(1) इसको कह सकते हैं हम या क कह सकते हैं। ठीक है, फिर 49 आता है, 49 के बाद 50 आता है, 50-50 जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद 51 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 इतने अनुच्छेद जो है हम आज जो है अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या हैं ये अनुच्छेद और इसमें क्या बातें हमारे नीति तत्व में कही गई हैं। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल इस पे बहस भी चल रही है। जब चुनाव आता है तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत मारामारी होती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और ये जो है क्या है, समान सिविल संहिता या नागरिक संहिता भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागरिक। ठीक है, ठीक है, नागरिक जो संहिता होती है ये क्या होती है, नागरिकों के लिए बनी हुई है। किसके लिए बनी हुई है, ये नागरिक के लिए बनी हुई है जो संहिता है, समान सिविल संहिता। अच्छा, ये है क्या, इसमें क्या है, समानता। समान मतलब समान सिविल संहिता का सेंस ही है कि आपके सबके लिए समान न्यायिक जो है अधिकार होते हैं, सबको एक समान, कोई जाति धर्म से कोई अलग नहीं। हिंदू के लिए अलग एक्ट है, हिंदू एक्ट है। मुस्लिम के लिए मुस्लिम एक्ट बना हुआ 1939 में, जो मुस्लिम विच्छेदन एक्ट बना था। फिर हिंदू विवाह नियम 1955, जैसा कि लास्ट में हमने आपको पढ़ाया है। तो ये जो अधिनियम है ये हमारे जो भारत में एक राज्य ऐसा है गोवा, जहाँ पे समान सिविल संहिता का जो है पालन किया जाता है। अनुच्छेद 44 का पूर्ण रूपेण पालन होता है। वहाँ सभी के लिए जो है एक ही जो है वो अनुच्छेद है, एक ही जो है उनके लिए क्या है, संविधान है, एक ही जो है नियम बने हुए हैं सभी नागरिकों के लिए। अच्छा, वहां पे नियम ये बने क्यों, सबसे बड़ा कारण है हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नहीं, भारतीय सरकार ने नहीं बनाया उसको। कौन बनाया, पुर्तगाली जब गए तो, क्योंकि आपको पता होगा पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों का यहाँ पर क्या था, राज था। और वहां पर उन्होंने क्या किया था कि वो पुर्तगाली जब वहां से गए तो वहां पर ये समान नागरिक सिविल संहिता जो थी वो चल रही थी। और उसी को फिर क्या किया गया, एक एमयू साइन हुआ था भारत सरकार और पुर्तगाली का। तो उन्होंने जो है उनके पुराने रूल्स रेगुलेशन, जैसे पांडिचेरी है, वहाँ पे आप जाएंगे फ्रांसीसी बस्तियाँ पाई जाएंगी। पांडिचेरी जब आप कभी जाएगा, तमिलनाडु के पास पड़ता है, तो वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो फ्रांस, क्योंकि तब पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में डिवाइड है, केरला में भी कुछ पार्ट है, कुछ उसका जो है तमिलनाडु में भी पार्ट है। तो वहाँ जो तमिलनाडु वाला हिस्सा, वहाँ पे आप फ्री फ्रांसीसी बस्तियाँ पाएंगे। वहाँ पे पूरा कल्चर जो होगा वो फ्रांस का रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीसी सबसे पहले आके बसे थे और वो पूरा कल्चर है। उसी तरह जो है गोवा जो है पुर्तगालियों का आधिपत्य था। ठीक है, तो गोवा जब स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने क्या किया, समान सिविल संहिता जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, तो ये जो है समान सिविल संहिता क्या होती है, समान अधिकार, विवाह का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सारे के सारे क्या हैं, वहाँ पे समान है। कहाँ पे, गोवा में। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी जल्दी ही उत्तराखंड के जो है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जो हैं, उन्होंने भी समान सिविल संहिता को बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। तो आप याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली में किस गवर्नमेंट ने जो है समान सिविल संहिता को करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, तो उत्तराखंड आ जाएगा। यूपी में संभव नहीं है क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण है। आगे हम चलते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, ये नागरिकों के लिए, किसके लिए है, ये नागरिक के लिए। ठीक है, ये नागरिकों के ऊपर लागू होती है कि क्या है। और इसमें अंतर्गत जैसे एक मुस्लिम विवाह अधिनियम होता 1939 विच्छेद अधिनियम आया था, एक 1955 में आया था, 1955 में हिंदू विवाह एक्ट। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा 45वां
14 वर्ष तक की सभी बालकों को निःशुल्क। अब ये देखिए, ये 14 वर्ष आपने इससे पहले भी 21 काम में भी पढ़ा होगा, मौलिक अधिकार में भी 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और इसमें भी है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ 0 से 6, ठीक है, और तक शब्द यही जो है तक, ये तक शब्द का जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ था, तो इस तक शब्द का जो है अर्थ बदल दिया और 0 हो गया। 6 से 14 साल तो वहां चला गया, 21 का में चला गया, और 0 से 6 जो है ये कहां पे आ गया, 45 में आ गया। ठीक है ना, कहां पे आ गया, 45 में। तो 45 को आप 0 से 6 भी याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन कब, 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, दोनों को मिला के ही पढ़ा जाता है। 21 का को और 45 का को दोनों को क्या किया जाता है, मर्ज करके साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 48वां क्या कहता है, 48 को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक विधि से करना। अब देखिए, कृषि और पशुपालन, आज हमारी गवर्नमेंट जो है किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, बैंकों से ऋण दिला रही है, बैंकों से जो है उनको क्या कर रही है कि उनकी कृषि को आगे और उनका उत्पादन तेजी से हो, ज़्यादा हो, आधुनिक तरीके से खेती की जाए। तो कई चीज़ों पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंसंट्रेट हो रही है कि आधुनिक खेती की जाए। अच्छा, आधुनिक खेती में आपका क्या है, जैसे स्प्रिंग खेती एक होती है, एक होती है टपक सिंचाई, जानते होंगे, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद जैसे सेरीकल्चर हुआ, मछली पालन हो गया आपका, ठीक है, मधुमक्खी पालन हो गया, इन सब चीज़ों पे कुटीर उद्योग हो गए। उसके साथ आपका क्या होता है कि फूलों की खेती होगी, इन सब पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है। तो ये इसी के अंतर्गत है, कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक विधि से। पशुपालन, जैसे पशुपालन में क्या आता है आपका, जैसे दुधारू जो पशु होते हैं, जैसे आपके यूपी में गोकुल एक चलती है, एक गोकुल चालू हुआ है। तो गोकुल में क्या होता है, वृंदावन से पहला इसका वो स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, दुधारू पशुओं को रखा जाता है। और आप जानते होंगे गांव में गौशाला बनाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो एक अनुदान देती, 70-80,000 का अनुदान देती है, जिसमें क्या होता है, आप अपने जो गाय हैं, जो आपकी गाय या जो भी गाय भैंस जो भी होती हैं, उनको आप एक रखने के लिए क्या है, गौशाला बनाइए अपना। तो वो भी क्या, ये सब किस लिए अंतर्गत है, ये सब सरकार इसलिए दे रही है कि जानवरों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। वो आवारा जिस तरीके से होते हैं, घूमते रहते हैं, सांड आप देखते होंगे सड़कों पे मर जाते हैं, तो वो उस तरीके से मरे ना। ठीक है, उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट जो है अभी रिसेंटली का आया था कि जो है गाय के गोबर से जो डंक होता है और जो होता है उससे क्या होता है, कई दवाइयों का निर्माण करना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि उनसे उनका संरक्षण हो सके, क्या उनके जो पदार्थ हैं, उनके शरीर से जो निकलने वाला मल है, जो मूत्र है, उससे क्या हो सके, उससे दवाओं का निर्माण किया जा सके और उनका यूज किया जा सके। तो क्या है, 48 अनुच्छेद 48 जो है कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक विधि से करना, मतलब वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। और उसके बाद एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कब हुआ, 1976। ये 1976 आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1976 को। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1976 में। और इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज को आप भूलिएगा मत। तो इसमें क्या हुआ था, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। अब पर्यावरण की बात आती है तो आपको पता है कि मौसम जो है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है, पर्यावरण जो है संरक्षण की बात सब लोग करने लगते हैं। पेड़ों को लगाया जाता है, पेड़ों को संरक्षण किया जाता है, उनकी रक्षा करने की बात होती है, उनको आगे बढ़ाने की बात होती है कि ये कैसे होता है, मतलब कि पर्यावरण को आप संरक्षित करिए, बागों को सुरक्षित रखिए, वनों को सुरक्षित रखिए। इसके अधिनियम बनाए गए 1972, आपको याद होगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसे 73 में लागू किया। कैसे, तो ये जो होता है संरक्षण का जो बात आती है वो 48 के काम में बात होती है। और कब इसे जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को, संवर्धन करना मतलब उसको पालना पोषना, उससे संबंधित है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट आता है 49, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक तथा वस्तुओं का संरक्षण। ऐतिहासिक मतलब पुरातत्वविद। आपने सुना होगा कि अभी जो है हमारा आपने रिसेंटली सुना होगा काशी विश्वनाथ का एक हुआ था कि वहाँ पे पुरातत्वविदियों ने जो है मंदिर में जो है ज्ञानव्यापी मंदिर में गए और वहाँ पे पुरानी चीज़ों को ढूंढा। या आपका राम मंदिर जो बन रहा है हमारा, उसमें क्या है कि राम मंदिर में जो है पुरानी ही चीज़ों को उसको कार्बन डेटिंग से ढूंढा गया कि हाँ ये कितने 100 साल कितने 1000 साल पुराना यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़वा के क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो है पुरातत्व जो है, उसके साथ हमारा जैसे आगरा का ताजमहल हुआ, तो ताजमहल है
तो वो भी क्या है, हमारा पुरातत्व से संबंधित है ना, क्योंकि हमने तो नहीं, हमारे पूर्वजों ने, पूरा मतलब पुराना, पूरा मतलब पुराना, ठीक है, पुरानी चीजों को, जैसे संग्रहालय जो होते हैं, जैसे सारनाथ संग्रहालय, वहां पे अशोक स्तंभ रखा हुआ है, तो क्या है उसी की तो अशोक स्तंभ के 4 शेरों का भी देखिए आपके जो है हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है वहां पर अभी इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये सब चीजें जो आती हैं वो ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थल और वस्तुओं को संरक्षण करना, जिनका ऐतिहासिक महत्व, पुराना महत्व, पुरातत्व महत्व, जो पुराने हो और उनको संरक्षित करना जरूर, उनकी रक्षा करना जरूरी हो, उनको क्या किया गया है, इसमें अनुच्छेद जो है 49 में क्या किया गया, ऐड कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 50 आता है, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण और का नियम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 50 क्या कहता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। पृथक मतलब अलग अलग होना, एक दूसरे में क्या हो जाना, बढ़ जाना, मतलब 50 मतलब 50 इधर और 50 उधर, 50-50 कर दिया गया, मतलब 50-50 करके बांट दिया। 50 आपका अधिकार, कार्यपालिका, हमारे कार्यपालिका में कौन कौन आता है, जो कार्य को करते हैं, कौन मुखिया होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके नीचे उनकी कैबिनेट होती है, फिर मिनी कैबिनेट होती है, फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो क्या होता है, एक जो होता है साइकिल होती है, इसके नीचे राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है, कार्यपालिका यही तो होती है, राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नीचे उसकी कैबिनेट होती है, फिर मिनी कैबिनेट एक बनी होती है, फिर राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। तो क्या होता है, एक चयन होते हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, तो उसमें वो कार्यपालिका हो गई, और न्यायपालिका, सॉरी वो कार्यपालिका हो गई, और न्यायपालिका हमारी क्या होती है, हमारा राज्यों में उच्च न्यायालय, उसके बाद जो होता है, उसके बाद क्या होता है, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट जैसे होती हैं, ठीक है ना। तो उसके अपर में अब हम जाएंगे, केंद्रों में क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे उच्च न्यायालय। तो ये सब क्या, ये न्यायपालिका के, तो इनमें क्या हुआ है कि पृथककरण, इनकी जो है 50 आप काम करो, 50 हम काम करेंगे। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो क्या होता है, जोड़ गठजोड़ हो जाएगा, और गठजोड़ जब हो जाता है तो आप जानते हो कि जब जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, टूटने के लिए जुड़ते हैं, है ना। वो क्या होंगे, घोटाले ज्यादा होंगे, और क्या चीजें होंगी, उनके बीच में पारदर्शिता नहीं रह जाएगी, पारदर्शिता नहीं रह जाएगी तो काम को सही तरीके से, सही ढंग से करा नहीं जाएगा। जैसे आपने गांव में ग्राम पंचायतें जब 40 पढ़ाए थे तो आपने देखा होगा कि एक जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, एक कौन होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। जैसे जनता का प्रतिनिधि कौन होता है, ग्राम सबसे छोटी क्या है कि ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान जो होता है वो जनता द्वारा चुना होता है, मगर वो काम सब अकेले नहीं कर सकता है, वो किसके माध्यम से करेगा, सचिव के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से करेगा। तो गवर्नमेंट और प्लस ग्राम के लोग, ये दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तभी तो काम में पारदर्शिता होती है। नहीं होती है, ये तो आप भी जानते होंगे कितनी पारदर्शिता रहती है। मगर जो हमारा नियम बना है, जो कानून बना है, इसीलिए ऐसे बना हुआ कि एक जो होगा जनप्रतिनिधि होगा, एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, दोनों मिलके, जैसे आप जिलों में देखते होंगे डीएम होता है, डीएम के साथ कौन होता है, सांसद होता है या विधायक होता है, किसी क्षेत्र के विकास में यही दोनों रोल अदा करते हैं। एसडीएम, डीएम, ये लोग क्या होते हैं, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसी तरह होते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका। इसका क्या कर दिया गया, पृथककरण कर दिया। पृथककरण मतलब अलग अलग कर दिया गया कि न्यायपालिका अपने कार्य को करेगी, स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, और कार्यपालिका अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र है। कि अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायपालिका होती है वो श्रेष्ठ होती है, और सबसे श्रेष्ठ कौन होता है, हमारा संविधान होता है। जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको जो है उसको कहता है कि आप गलत कर रहे हो और आप इसमें अपने कार्यशैली में सुधार करिए, फटकार लगाती है, आपने सुना होगा। तो ये पृथक्करण का जो नियम है न्यायपालिका कार्यपालिका का, ये कहा है अनुच्छेद 50 में। 50-50 से अनुच्छेद 50 याद रखिएगा। 50-50 बिस्किट आता है, याद रखिएगा, बिस्किट हम खाते हैं ना, 50-50 बहुत ज्यादा ऐड होगा बचपन में आपने देखा होगा 50-50 बिस्किट। तो 50-50 से याद रखिएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण याद रखिएगा। उसके बाद आता है 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों को मध्यस्थ करके निपटाना। अब मध्यस्थता करके निपटाना और उनके क्या करना है, शांति और सुरक्षा, सब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी देखिए हमारा जो हमेशा जो है कुछ ना कुछ कोइंसिडेंट होता है कि कैसे कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चला करता है। आपको पता होगा कि सिंधु नदी विवाद, एक सिंधु नदी का जल का बंटवारा, झेलम नदी का जल का बंटवारा, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो आते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है पाकिस्तान उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग चला जाता है और कहता है कि इन्होंने जो है पानी का एक्वायर कर लिया, या हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर चाइना क्या कर रहा है, कभी आप सुनेंगे तो वहां पर क्या एक डैम बना रहा है, डैम का निर्माण कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के
बिसाइड्स में, उस साइड में अपनी चाइना के स्तर पे, तो वहां से क्या होगा, पानी को क्या होगा, वो अवरुद्ध कर रहा है। जब अवरुद्ध हो जाएगा पानी तो अचानक अगर कभी पानी छोड़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश, असम के जिन हिस्सों में ब्रह्मपुत्र बहती है, या अभी आप देखें ब्रह्मपुत्र की बाढ़ जो है असम में, यही सब है, बराक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यही दो ऐसी नदियां हैं जो असम में बाढ़ लाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये सब क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि क्या होता है कि ये लोग डैम का निर्माण करते हैं अपने देशों में, और उसके बाद जब वहां डैम भरने लगता है तो उस पानी को अचानक छोड़ देते हैं, जिसके फ्लो को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं घाट, और नदी जो होती है अपने घाटों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में चली जाती है, जिससे कि क्या होता है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा सभ्यताएं खत्म हो गई हैं, दजला भरात की सभ्यता इसी में खत्म होगी, बाढ़ से खत्म होगी, है ना। हमारे देश की कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो बाढ़ ने खत्म की, ये कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी नदी ने जो है हमारे देश की सभ्यता थी जिसको खत्म कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसके लिए आपको यहां पे सरकारें करती क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा की जितनी चीजें होती हैं उनको क्या होती है, आपसी मैच कर, 2+2 मीटिंग आपने सुना होगा, आपसी बैठकर जो होता है, आमने सामने बैठते हैं, और जो सुरक्षा से संबंधित जो होता है, आपसी विवाद होता है, उसको क्या करते हैं, वो सुलझाने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 51 इसी में बना हुआ है कि शांति और सुरक्षा भी जरूरी है और शांति भी जरूरी है। जब शांति रहेगी तभी क्या रहेगा, हम आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अच्छा, सुरक्षा में वृद्धि, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता करना। मध्यस्थता मतलब कि कोई विवाद है, हमने जैसे झेलम नदी विवाद बताया आपको, या त्रिस्ता नदी विवाद बताया, तो उसमें क्या हुआ है कि उन विवादों को क्या करना, कंट्रोल करना इन सेंस ऑफ कि वो युद्ध तक ना जा पाए, उनको बातों से समझा लिया जाए। जैसे गलवान घाटी का भी विवाद हुआ था, उसको क्या हुआ, जब सैनिक शहीद हो गए हमारे देश के और चाइना के, उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, 2+2 मीटिंग होना शुरू हो गई कि आप बात करिए फिर मैं बात करूं, फिर कई स्तरों पे वो क्या हुआ, कमांडर लेवल मीटिंग चली, रक्षा मंत्री से लेवल तक मीटिंग चली। उसके बाद कुछ उसमें निकला कि गलवान से चाइना की सेना पीछे जाएगी और हमारी सेना भी पीछे आएगी, मगर हमारे सैनिकों ने क्या दिखाया, वहां पे ताकत और बल का प्रदर्शन किया, और क्या हुआ कि चाइना के ज्यादा लोग की मारे गए, ज्यादा सैनिक क्या हुए, हमारे भी कुछ सैनिक शहीद हुए, मगर चाइना की ज्यादा क्षति हुई। तो ये वाली कंडीशन ना स्थापित हो सके, तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए जो है इसको 51 को अनुच्छेद 51 में बताया गया। अभी मैं समअप कर देता हूं कि क्या है, अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल सहायता, ये सिर्फ गोवा में है। कहाँ है, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर ये है, ठीक है। उसके बाद ये नागरिकों के ऊपर निर्भर लागू होती है और किसी राज्य में नहीं है। उत्तराखंड एक राज्य है जिसने कोशिश की है इसको पुनः स्थापित करने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 45 आता है, 14 हमने आपको बताया 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको 0 से 6 कर दिया गया। फिर इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 दो भागों में डिवाइड है। पहला है अनुच्छेद 48, उसके बाद का पे 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक विधि से करना। इनके दोनों आप क्लियर लिखा हुआ है, वैज्ञानिक विधि से, तकनीक से, पशुपालन को भी वैज्ञानिक, ज्यादा दूध देने वाली गायों को पालना। अच्छा, वो कैसे अच्छा दूध दे सकती हैं या उनके दूधों का कैसा यूज किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा आनंद जो है अमूल डेयरी है ना, वो क्या है, सहकारी समिति का ही पार्ट है, गांधीवादी सोच का पार्ट है, मगर पशुपालन के ही वजह से तो दूध आया, नहीं तो कहां से आता। ठीक है, तो ये इसमें किसमें 48 में 48 का 42वें संविधान संशोधन 1976 जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन। पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तभी तो हम रहेंगे सुरक्षित। आजकल सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर्यावरण का संरक्षण करना। लाखों करोड़ों पेड़ को लगाया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। हम लोगों को नेचर सबको पसंद है, सबको पहाड़ पसंद है, पेड़ पसंद है, मगर उसको लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर लगा भी देता है तो 2 दिन बाद उसको देखने नहीं जाता, उसमें पानी डालने के लिए कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। कम से कम अपनी लाइफ में अपने नाम से एक पेड़ लगाइए और उसको क्या करिए, आप अपना नाम दीजिए और उसको कम से कम 2 साल 3 साल उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो पेड़ कैसा ग्रोथ कर रहा है। अगर वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो आप उसको उसी हिसाब से छोड़िए। 2 साल में एक पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा, 2 साल में हम आप इतने बड़े हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो 2 साल में पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा। तो एक पेड़ जरूर लगाइए अपनी लाइफ में और उसको क्या करिए, आप आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करिए। आगे मैं चलता हूं। 49 क्या कहते हैं, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक स्थल वस्तुओं का संरक्षण करना। ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जैसे हमारा आगरा का किला हो गया, जैसे हमारा रेड फोर्ट हो गया, हमारा जो ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, ऐतिहासिक स्थल है ना। ऐतिहासिक स्थलों को क्या करना, सुरक्षित करना, है ना। जैसे
जैसे गौतम बुद्ध के स्थल हो गए, जैन जी के स्थल हो गए, है ना, कृष्ण मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब क्या हमारे सब ऐतिहासिक स्थल, हमारे पूर्वजों ने इनको क्या कभी ना कभी स्थापित किया होगा और उसके बाद क्या है हमारे लिए इतिहास बन गया। ऐतिहासिक स्थल से सीधा इतिहास को याद रखिए, बस 49 याद रहेगा, 49 और इतिहास। 49 किससे जुड़ा है? इतिहास से जुड़ा है, इतिहास या इतिहास, ठीक है। इन चीज को, इस बात को याद रखिए, 49 के साथ इतिहास को। अब 50-50 बिस्किट याद अगर होगा तो न्यायपालिका आपको हमेशा याद रहेगी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब दोनों के कार्य क्षमताओं को अलग अलग बांट दिया गया कि आपका कार्य क्या है, न्याय करना, और आपका कार्य क्या है, काम करना। काम अगर आप अच्छा करोगे तो न्याय अच्छा मिलेगा, काम अगर खराब करोगे तो न्याय आपके लिए खराब, निश्चित ही तय है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं 51 पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय शक्तियों सुरक्षा का अभिवृद्धि करना एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विवादों को मध्यस्थता करना। इसमें मध्यस्थता की बात की गई है, जो है 51 में क्या है, दो के बीच में अगर विवाद हो रहा हो तो उसमें मध्यस्थता करके उसको शांति बनाना, और उससे क्या हो, विवाद आगे ना चले, जिसमें 2+2 याद रखिएगा। 2+2 मीटिंग्स बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है। जैसे पहली 2+2 मीटिंग हुई थी किसके बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में हुई थी, फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी, फिर उसमें जापान सम्मिलित हुआ, अब भारत भी होता है। तो भारत किसके किसके साथ करता है 2+2 मीटिंग? अभी जो है सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ किया था 2+2 मीटिंग, ठीक है। उसके बाद किसके साथ किया, उसके बाद जो है उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, जापान के साथ किया, और अभी जल्दी ही 2 महीने पहले रसिया के साथ भी इसने 2+2 मीटिंग की थी। तो याद रखिए 2+2 मीटिंग क्या होती है, दोनों देशों के या मंत्री जो होते हैं, विदेश मंत्री और कौन से, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री जो होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें बड़े नेता नहीं होते, अमूमन नहीं होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं वहां के प्रेसिडेंट अमेरिका के जैसे हो गए, और भारत के कौन, भारत के प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये भी क्या होते हैं कभी कभी सम्मिलित हो जाते हैं 2+2 में। अच्छा, 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा। जैसे एक हुआ था केशवानंद भारती, 1973 में वाद हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तथ्यों से जो क्या है, डीपीएसपी से क्या है, बड़े हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980। कब आया था? 1980 में आया था मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद जो था वो क्या था, उसमें ये कहा गया था कि ना तो नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं और ना मौलिक अधिकार बड़े, जो है नागरिकों की रक्षा करें, जो नागरिकों के लिए जरूरी हो वही बड़े हो, जिस समय पे इनकी, हाँ बस इतनी नीति डीपीएसपी में खाली इतनी कमी कि आप इसके विरोध में कोर्ट नहीं जा सकते हो, जबकि मौलिक अधिकार को लेकर आप कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो इस बात को याद करिए, मिनर्वा मिल्स वाद, क्या नाम है, मिनर्वा, ठीक है, मिल्स वाद, मिल्स वाद कब हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज को आप याद रखिएगा कि ये मिनर्वा मिल्स वाद जो है इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1980 में। इसमें यह कहा गया था कि दोनों में संतुलन बैठाने का काम किया, सामंजस्य बैठाने का, मौलिक अधिकार को और नीति निर्देशक तत्वों को बीच में क्या किया गया था, सामंजस्य बैठाया गया था कि दोनों में से कोई नहीं बड़ा, जो समय के अकॉर्डिंग दोनों ही अपने अपने स्थान पर बड़े हैं। बस ये है कि डीपीएसपी को, राज्यों को शक्ति है कि वो उसको समान, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था समान कार्य के लिए समान वेतन, तो वो क्या होता है, वो कार्यों पे ही निर्भर करता है ना, ऐसी चीजों को ही उन्होंने सपोर्ट किया था। तो यहां पर हमारा जो है डीपीएसपी का जो है हमारा पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हमने इसको 3 पार्टों में पढ़ा, तीनों पार्टों को आप देखिएगा वीडियोस में, और अगर आपको कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। साथ में हम इसके क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ में इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।